यूपी के बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने किया पत्रकारों को संबोधित। वहीं स्थानीय लोगों ने जोरदार किया स्वागत। पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम के आवास पर पहुंचे मंत्री ने बताया कि लगातार केंद्र सरकार द्वारा 9 सालों में क्या क्या विशेष काम किए गए हैं, जिससे कि गरीब जनता और आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आज बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आदरणीय अनूप वाल्मीकि जी, माननीय मंत्री राजस्व विभाग के, और मैं असीम और हम लोग आपकी सेवा में आज उपस्थित हैं। और प्रबुद्ध वर्ग से बैठक हो रही है, घर घर संपर्क अभियान हो रहा है और साथ साथ और भी कार्यक्रम हैं। ये इस उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सेवा काल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 9 वर्षों में जहां उससे पहले भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 यानी सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्था में होने लगी थी, आज सबसे मजबूत 5 अर्थव्यवस्था में हो रही है और आने वाले समय में हम सीरियल नंबर 4 पे और 3 पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन सरकार के हर सेक्टर में सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया गया, सुशासन यानी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया और उसका परिणाम आज ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड की चुनौतियों के बावजूद 7-8% की गति से लगातार बढ़ रही है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान जो बंटवारे की नींव पे, तोड़फोड़ की नींव पे रखा गया था, आज पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है, अपने कराची के पोर्ट को बेचने की तैयारी कर रहा है। तो जहां पे जोड़ने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, माननीय मोदी जी के सेवा काल में 9 साल में हमने देखा, और सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति हर समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, उसका लाभ भी ले रहा है, उसको मजबूती भी दे रहा है। इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 1 साल बाद लगभग जो अगला चुनाव होगा, बुलंदशहर से पूरे उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में एक और सेवा काल उत्तर प्रदेश की जनता हम लोग को 80 में से 80 सीट का आदेश देके देगी। 2 साल बेमिसाल रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको चुनाव विशेष है, क्या कुछ हो सकता है? अवश्य। जो परिपूर्णता है या परफेक्शन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आधार कार्ड और सबके जनधन खाते खुलवाए। ये 3 ऐसे बड़े काम थे जिससे नींव रखी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। लेकिन इसके आगे उत्तर प्रदेश सरकार एक काम कर रही है, मोदी जी के निर्देशन में एक फैमिली आईडी बनाई गई कि कौन से परिवार को कितनी सुविधाएं मिली और कौन से परिवार को सुविधाएं नहीं मिली। ये अगली ऊंचाई पे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे भ्रष्टाचार को दूर करने में सफलता हमको मिली, लेकिन विकास में कुछ अंतर महसूस हो रहा है। कुछ परिवार ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, कुछ परिवार कम लाभ ले रहे हैं। तो जहाँ पे ये फैमिली आईडी की योजना बन के चालू हो चुकी है, रोल आउट हो रही है क्रमानुसार, तो ये एक उदाहरण है जैसे हमको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। एयरपोर्ट के हमारे 10 एयरपोर्ट बन गए या बन के तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसको हमको और आगे लेकर के जाना है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको आगे भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करनी हैं, जो छोटे दूरी की हों, पर्यटक क्षेत्रों के लिए भी हों, धार्मिक पर्यटन के लिए भी हों। तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता रहेगा। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला, लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनौती बढ़ करके आगे आई है। उसके लिए योगी जी ने एक एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में साइबर सेल बनाया, हर थाने पे साइबर डेस्क बनाई। तो ऐसी चुनौतियां हमेशा रहेंगी और अगर हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं तो हम जनादेश के मुताबिक सेवाएं अच्छी करेंगे। पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है, कई पार्टियां एक साथ आई हैं और चुनाव लड़ने की घोषणा की है एक साथ, क्या कहेंगे? ये तो एक फ़ोटो सेशन है, एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है जो दी जा रही है
और जैसा बहन जी ने कहा शायद वही बात सही है कि दिल मिले ना मिले और हाथ मिलते रहना चाहिए। तो ये हाथ मिलाए जा रहे हैं केवल इस बात के लिए कि किस तरीके से मोदी जी के सेवा काल को रोका जाए, जो कि अब असंभव है। लोग 9 साल और अगले साल तक लोग 10 साल मोदी जी का ईमानदारी का, सुशासन का और संस्थाओं को मजबूत करने का सेवा काल देख चुके होंगे। और विपक्षी एकता के अलग अलग मॉडल हम पिछले उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं। कोई भी मॉडल आया लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनादेश हर बार जनता ने और बढ़ के दिया। तो इस बार का भी जो भी मॉडल ला सकते हैं, लेकिन जनता, हमारे सम्मानित नागरिक ईमानदारी की व्यवस्था चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, कानून व्यवस्था चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे नागरिक उसको कभी भी वापस नहीं जाने देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हर चुनाव में ये जनादेश मिला है, आने वाले चुनाव में अगले साल गर्मियों में देखने को पुनः ये मिलेगा। एक अंतिम सवाल इधर से लेकर आप IPS अधिकारी हो, ये राजनीति में कैसा लेके दमन बनाया? हाँ, क्या है? हो गया। 1 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी से मुझे एक निमंत्रण दिया गया, सुझाव दिया गया और 8 जनवरी को 8 दिन बाद 7 दिन बाद ये सारा निर्णय हो गया। ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की यही शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बोलता हूँ ये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं सुष्मिता भाई साहब, अनु भाई साहब हैं, बहुत समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल 3-3, 4-4 बार हमारा प्रशिक्षण होता है, यानी नेतृत्व को मांझा जाता है। दूसरी ओर मेरे जैसे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS अफसर हैं, जनरल साहब अपने हैं गाज़ियाबाद में, जिनको भारतीय जनता पार्टी काबिलियत के लिए, शायद मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं होगी, या विविधता के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित करती है और मुझको भी लाने के बाद में तराशा जा रहा है, मुझे प्रशिक्षित किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी शक्ति है कि नेतृत्व को विकसित करती है, नए नेतृत्व को आने के लिए स्वागत करती है। प्रदेश सरकार रोजगार सृजन की तरफ से गंभीरता से काम कर रही है। हमारे जिले में 72,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अगर आपने कहा था कि प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही है, जबकि हमारे जनपद में मानव आश्रम से लेकर केशाला तहसील से दवाई तक गंगा किनारे 2 दर्जन से अधिक पानी स्थल है। वहाँ उनको प्रबंधिका कॉरिडोर विकसित कराने की मांग की जा रही है, तो इसमें क्या कहना आपका? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हर प्रकार के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए भी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं, बजट दिया गया है। अभी आपको जान के खुशी होगी कि पर्यटन मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई, जिसमें हमारे जैसे विधायकों को ये कहा गया कि आधा पैसा आप अपनी निधि से दीजिए और आधा पैसा पर्यटन विभाग देगा। तो ऐसे छोटे बड़े जो पर्यटन के केंद्र हैं, सभी को सुदृढ़ किया जा रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी, अन्य दृष्टिकोण से भी। नए होटल सृजित हो। आपने देखा जो निवेश आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा निवेश होटल सेक्टर में आ रहा है। तो आने वाला समय पर्यटन के लिए, देशाटन के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, आवागमन का हो गया है, वो और आगे बढ़ेगा। और मुझे खुशी है कि आपने इस विषय को रखा, इसको हम लोग और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें जो हमारे ये पर्यटन क्षेत्र है प्रदेश में, प्रयागराज और झांसी के बाद में यहाँ विश्व पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है धार्मिक स्थलों की, और वो भी गंगा किनारे सटी हुई। इको टूरिज्म के लिए बहुत बेहतर स्थान है। इसको अंतिम सवाल मानेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कन्नौज से विधायक हूँ, मैं भी गंगा के किनारे हूँ। बुलंदशहर में आप भी गंगा किनारे हैं, हम लोग का सौभाग्य है। और गंगा जी की निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए गंगा जी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की ऐसी पट्टी विकसित की जा रही है जहाँ पे केमिकल आधारित खेती अब नहीं होगी, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। और साथ साथ जो गंगा जी के अंदर केमिकल का बहाव आता है, पानी की निर्मलता समाप्त होती है, उसमें जहर आता है, केमिकल आता है, आने वाले वर्षों में ये पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे धार्मिक पर्यटन में और रुचि बढ़ेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो बुलंदशहर के ऐसे पर्यटक स्थल हैं